कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। ठीक है, आज हम आपका सामाजिक विज्ञान का सेट ए का 7 मार्च का जो पेपर होने जा रहा है उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का देख लीजिए, वर्जन आपका एक ही रहने वाला है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जिस तरह मैंने पूरा हिंदी का पेपर जो आपको समझाया था वही आया था, उसी तरह सामाजिक विज्ञान का पेपर भी पूरा आएगा। लेकिन शर्त इतनी सी कि चारों पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस बच्चों को भरोसा है वही वीडियो को देखेगा, वरना मत देखिएगा। ठीक है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो सुरक्षा जो वन्य अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था 1972 में। ठीक है, किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? तो वो है आपकी मेघालय में। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है चेन्नई। ठीक है, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। भारत में साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया था वो क्यों किया गया था? क्योंकि देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था कि इसके सारे जो लोग थे वो अंग्रेज थे। अब अंग्रेज थे मतलब इसमें भारतीय कोई नहीं था। ठीक है, ग्रामीण सरकार को कहा जाता है नगर कमेटी। ठीक है, भरोसा रखिए, विश्वास रखिएगा। देखिए, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि पेपर नहीं आया था हिंदी का, उनके लिए मैं एक महत्वपूर्ण सूचना ये दे रहा हूं कि भैया मैंने पहले ही हर वीडियो में कहा था कि 4 तरह के पेपर मैं आपको बताऊंगा। 4 तरह के जो पेपर बच्चे करेगा, ठीक है, उसको ही 75 से 75 नंबर आएंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने वास्तव में किया होगा उसी को पता है कि मैंने जो बताया था पूरा हुबहू पेपर आया था। देखिए, हमारा जो उद्देश्य ये नहीं है यार कि आपको अच्छे अंक ना आए। ठीक है, हम भी इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छे अंक आए। ठीक है, हमारी वजह से आपको अच्छे नंबर आएंगे तो आपका और हमारा जीवन भर नाता बना रहेगा। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते थे। ठीक है, देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। लोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? पारदर्शिता नहीं होती। आपको चिंता नहीं करनी, 23 के 23 प्रश्न ही बताऊंगा, चाहे वीडियो कितना ही लंबा क्यों ना हो। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा एक एक चीजों को। 7 मार्च के दिन पेपर है और पूरी इस तरह से तैयारी कराऊंगा कि ठीक है कि आपको 75 से 75 नंबर आएंगे। ठीक है भैया, तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के आज भी 90% से ज्यादा लोग हैं वो राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी गरीब लोग हैं। चलिए, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, इसी तरह से आप ठीक है कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा आंसर को। वो ये आंसर है, पहला है जोड़ी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल रिचर्ड आर्कराइट हो गया है। बेल्जियम की जो भाषा है वो बेल्जियम की भाषा आपकी डच एवं फ्रेंच है। महिला साक्षरता दर ठीक है 54% है। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। ठीक है, 2011 की भारत की साक्षरता दर थी 73%। ठीक है, यहां से देखिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, पेपर का स्ट्रक्चर भले ही किस तरह का होगा, 4 तरह के पेपर करिएगा कंप्लीट। इसलिए बीच में कह रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं, एक तरह का पेपर देखते हैं और फिर बाद में ठीक है अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मेरी वजह से आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका रखती है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्रक का। बैंक जो होती है वो जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? ऋण देने के लिए। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़। चलिए, यहां से क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। और 2016 के में भारत जो है विश्व में चीन के बाद सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। बिल्कुल एकदम राइट है। सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्योग रिलायंस और टिस्को है।
असत्य बात है। 1805 की जो फ्रांसी की क्रांति हुई थी वो असत्य बात है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर चौथा सत्य हो जाएगा। पांचवा, लोकतंत्र जो होती है एक तरह का गलतियों का पुतला ही होता है, तो इसमें गुंजाइश, ठीक है, होती है गलतियाँ सुधारने की, यहाँ पर असत्य बात है, ठीक है। और ये अंतिम आपका असत्य है, ठीक है भैया। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, सतत पोषणीय विकास क्या है, पूरा सॉल्यूशन में समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट पहले पेपर का लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो इन क्वेश्चनों को देखिए, उनका सॉल्यूशन दे पाना संभव नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान से समझ लीजिएगा। डिजिटल भारत क्या है, बंदरगाह पतन में अंतर, कार्नला क्या था, आयात शुल्क से क्या से है, औद्योगिक मजदूरों से क्या से है। जिन बच्चों ने साल भर मेहनत की है ना, वो बच्चे, ठीक है, अपने आप समझ रहे हैं कि यही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। पंचांग से क्या से है, ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं, अधोसंरचना से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है किन उद्योगों का वैश्वीकरण पर बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। वर्ष 1991 के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी, जैव विविधता क्या है या हमारे मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, एकात्मक शासन का अर्थ बताइए, एटीएम क्या है स्पष्ट कीजिए, मुद्रा के कार्यों की व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद में यहां से देखिए, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका बतानी है, एक दलीय व्यवस्था को उदाहरण सहित बताना, क्या यहाँ लोकतंत्र के लिए एक सही विकल्प है, ठीक है। तो ये आपका मैंने पूरा पेपर बता दिया, सेट ए है ये, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, जो आपका मानचित्र आएगा, वहां मानचित्र आपका यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए, पहला मानचित्र ये रहेगा आपका। इसका जो आंसर है वो आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2। तो पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, पूरे मानचित्रों का, ठीक है। यही आने वाले 100% गारंटी है, ठीक है, यहाँ से ले लिया है आपने, ठीक है। इसके बाद में ये चौथा हो गया, पांचवा तक हो गया है, यहाँ से देखिए पांचवा का छठा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए ये आपका 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11 और 12, ठीक है। अब इनके आंसर की यदि बात करें तो ये आंसर आपके यहाँ पर है, ठीक है, देख लीजिएगा। इनमें इस तरह से भरना है, आपको भी टिप्पणी लगा देना है, बिंदु और लद्दाख है, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, इस तरह से ये पहला मानचित्र रहेगा भरने वाला। 2 मानचित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से, मेरा जो उद्देश्य है वो 75 से 75 नंबर आपको दिलाने का है, ठीक है। मेहनत करिए और अच्छे से नंबर प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर कैसा जाए वहाँ पेपर आने के बाद आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि जो मेरी मेहनत है वो सार्थक हो सके, ठीक है। यहाँ से देखिए ये तो हो गया आपका मानचित्र। अब इसके अलावा देखते हैं कौन से प्रश्न से हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम बताइए, ठीक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। तो भारत में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि हम पहली जो मिट्टी है वह है काली मिट्टी, ठीक है, जिसको हम रेगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किन के नाम जानते हैं, रेगर मिट्टी के नाम से, ठीक है। और दूसरी है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, और लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। काली, जिसे हम देखिए कपास युक्त मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वहाँ जलोढ़ मिट्टी होती है। इनकी सबकी विशेषताएं भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन हमारा जो यहाँ पर प्रश्न आया है वो है भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, ठीक है। तो 6 के नाम आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसी के अथवा में सतत पोषणीय विकास से क्या हास्य है। देखिए सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है वो समझिए, ठीक है। देखिए विकास का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, तरक्की करना। पोषणीय का मतलब होता है जिसे अच्छी तरह से हम, जैसे कोई बच्चा होता है तो उसको अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता है तो उसको कहलाते हैं पोषण, पोषण देना, उसको विटामिन मिलना। सतत का मतलब है निरंतर, तो निरंतर विकास चलने वाली प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सतत पोषणीय विकास। अब ये किस तरह, तो वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जिसमें समझ में आ जाएगा, विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो,
मतलब विकास तो हम करें, प्रोग्रेस करें, तरक्की करें, लेकिन हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां है उनकी जरूरतों को भी अनदेखा ना किया जाए। तो इसे ही क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। किसे कहेंगे? सतत पोषणीय विकास। कि विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो और साथ ही साथ जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां है उनकी जरूरतों को भी अनदेखा ना किया जाए, इसे भी विकास को हम सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए दो तरह से परिभाषाएं थी, यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी, जो जमे वो लिख लेना, लेकिन वहाँ की सरल थी, थोड़ा सी अटपटी लैंग्वेज की यहाँ पर। चलिए इसके बाद में जो अगला है वो देखिए, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर है। देखिए जलोढ़ का मतलब क्या होता है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ की बनी? जो नदियों द्वारा। तो ये अधिक उपजाऊ होती है, ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है। यहाँ मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का भूरा। और ये मिट्टी जो है काले रंग की होती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और काली मृदा का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा से होता है। ठीक है, 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर में बस इतना लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हो? मृदा संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होगा? उसके नुकसान जो हो रहा है उससे उसकी रक्षा करना। संरक्षण का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। अब मिट्टी की रक्षा करना किस तरह से? तो मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। किसे कहते हैं मृदा संरक्षण? मिट्टी का जो कटाव है या बहाव है, ठीक है, यानी कि हम स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं और सिंपल लैंग्वेज में, मिट्टी के कटाव या बहाव को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। ये इसी को हम कहते हैं। यानी कुल मिला के बात है, मिट्टी जो हमारी उपजाऊपन कमी हो रही, मिट्टी की उपजाऊपन को, उसको रोकना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण। ठीक है, तो इसको रोकना है। ठीक है, तो ये किस कारण से हो रहा है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। जो बढ़ती हुई जनसंख्या उसके कारण क्या हो रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश को रोकना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मृदा संरक्षण का के बारे में चैप्टर होगा, बस इतना सा लिख दोगे जब भी परिभाषा, तब भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, गौर से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों? देखिए गन्ना जो है उससे पहले आप नगद या व्यापारिक फसलों का मतलब समझिए। नगद दाम वाली फसल उन फसलों को कहते हैं कि जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए नहीं किया जाता। जैसे हमारा गेहूं है, ये गेहूं जो है ये भी हमारे को पैसा तो देता है, लेकिन हम इसका उत्पादन जो है मुख्य रूप से जनता का पेट भरने के लिए करते हैं। लेकिन जो नगद गन्ना जो है वो क्या है? एक तरह की व्यापारिक फसल के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इसका मतलब उद्देश्य ये होता है कि केवल और केवल धंधा बिजनेस करने के लिए इसका उत्पादन किया जाएगा। तो देखिए, ठीक है, नगद और व्यापारिक फसलों का आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, ठीक है, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है आपको कि जो नगद और व्यापारिक फसल है उसका मतलब यह है कि इसका भोजन के लिए मुख्य रूप से उत्पादन नहीं होगा। किसके लिए होगा? केवल और केवल धंधा पानी यानी कि बेचकर थोड़े से नगद पैसे प्राप्त किए जाए, इसलिए इसे नगद दाम की फसल कहते हैं। इसमें ठीक है, कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि है। इसलिए इन्हीं कारणों से क्या कहलाती है, जो गन्ना है वो नगद दाम की फसल कहलाती है। ये भी नगद दाम की फसल के उदाहरण ही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8वें का अथवा, खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताइए। देखिए खरीफ
ध्यान से समझिए आप, तो अंतर जीवन भर याद रहेगा। अब आपको खरीफ और रबी का किस तरह से वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खरीफ। खरीफ का मतलब समझते हैं आप, जो हमारी बरसात में फसल बोई जाएगी। रबी का मतलब है जो ठंड में बोई जाएगी। ठीक है भैया, तो इनको याद करने की ट्रिक कैसे रहेगी वो समझ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कि ये फसल जो है मानसून के आगमन पर शुरू होती है, और ये जो मानसून ऋतु के संवाद में ठंड आएगा शरद ऋतु, उसके आगमन पर वही जाएगी। इन फसलों को पकने के लिए कम समय लगता है। सोयाबीन को आपने देखा होगा जल्दी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन गेहूं को पकने में अधिक समय लगता है। 2 नंबर का अंतर है, इसलिए 2 नंबर के लायक तो ये हो गया। पर साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि सोयाबीन है उनका उत्पादन कम होता है और गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये खरीफ की फसल है इनका उत्पादन कम होता है, और रबी की फसल का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम रहेगा, इनका ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम लिख सकते हैं उदाहरण में कि सोयाबीन, ठीक है, मक्का, ये सारी चीज़ में आएगी, और गेहूँ चना इसमें और रबी की फसल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, विनिर्माण क्या है ध्यान समझिए। विनिर्माण, निर्माण का मतलब क्या होता है, कोई भी एक वस्तु का उत्पादन हो गया। जैसे हमने हमारी जो खेती है उसमें बोया गन्ना, अब जो गन्ना है उसका उत्पादन हो चुका है, यानी उसका निर्माण हो चुका है। अब उस गन्ने से कोई भी एक दूसरी तरह का उत्पाद बनाना, ठीक है, यानी कोई भी मूल्यवान वस्तु बनाएंगे, कोई भी उत्पाद बनाएंगे, जैसे चीनी, ठीक है, बांस से कागज, ये सब क्या है, विनिर्माण है। यानी कोई भी जो उत्पादन हो चुका है कोई भी वस्तु का, उस उत्पादन का फिर से दोबारा उसका रिवेन्यू करना, ठीक है, इन्हें नई चीज बनाना। जैसे कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना और अधिक मात्राओं में वस्तु के उत्पादन करने को ही विनिर्माण कहा जाता है। समझ में आया विनिर्माण क्या है? कि जैसे जो बांस है उससे हमने क्या बनाया, कागज, तो कागज बांस से प्राप्त हुआ। चीनी जो है वो गन्ने से प्राप्त हुई, ठीक है, तो ये कहलाएगा गन्ने से चीनी बनाना एक तरह का विनिर्माण है। समझ में आ गया? इतना सही लिखना, ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, 2 नंबर में पेपर में आने वाला है। ठीक है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को ही विनिर्माण कहा जाता है। इसी के अथवा में प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। यहां पर आपको बताना है कि खेती जो है और कंपनियां हैं, ये दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी है, पूरक है। तो आप सब जानते ही हैं कि जो भारत है हमारा, वो कृषि प्रधान राष्ट्र है। हमारा जो देश है वो कैसा है, कृषि प्रधान देश है। आज कृषि का जो विकास है वो पूर्णतः उद्योगों के विकास पर ही निर्भर है। जैसे अभी मैंने बताया गन्ने से चीनी, जितनी ज़्यादा चीनी का उत्पादन होगा उतने गन्ने का माल की गुणवत्ता में सुधार आएगा, उनका भाव बढ़ेगा। ठीक है, तो जो आज कृषि है हमारी, उसका पूर्णतः विकास किस पर निर्भर हो गया है, उद्योगों पर। कृषि में उर्वरकों, कीटनाशकों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ कच्चा माल हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। जैसे ठीक है, चीनी उद्योग के लिए गन्ना खेतों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि भारत जो है हमारा कृषि प्रधान राष्ट्र है, और आज कृषि का जो विकास है पूर्णतः उद्योगों के विकास पर निर्भर है। कृषि में जो उर्वरक कीटनाशक है वो सारे के सारे, ठीक है, उनके लिए वो कच्चे माल, जब कंपनी बनेंगे ये सारी चीज़ें, तो इनके लिए जो कच्चा माल है नहीं, वो खेती ही हमारा काम करेगी। यहाँ कच्चा माल हमें सारे का सारा खेती से ही प्राप्त होता है। जैसे चीनी जो है उद्योगों के लिए गन्ना, चीनी उद्योग के लिए गन्ना जो है खेतों से प्राप्त होता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कृषि हमारे उद्योगों का आधार है, और इस प्रकार कृषि और उद्योग जो है साथ साथ बढ़ रहे हैं, और वास्तव में इन दोनों का क्या है, निकट का संबंध है। क्या है, दोनों में निकटता का संबंध है। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बताया, सरल शब्दों में बताया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, सीमा सड़क की स्थापना कब और क्यों की गई। सीमा सड़क संगठन जो है उसकी स्थापना 1960 में की गई। इसने बोला था कब की गई,
अब क्यों की गई उसके बारे में आगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कों के परिवहन से समन्वित तथा तीव्र विकास करके यहाँ के आर्थिक विकास को तेज किया जा सके। यानी कि क्या बोल रहा है ये कहना चाह रहा है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उनमें सीमावर्ती जो इलाके हैं, सीमावर्ती मतलब जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं, उन पर परिवहन को तेज गति से चलाने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए, ठीक है, उनका आर्थिक विकास करने के लिए यहाँ पर सीमा संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ, प्रतिरक्षा संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, इसी के अथवा में है देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। अब देश के प्रमुख संचार साधन कौन कौन से हैं? संचार का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो एक दूसरे तक सूचनाओं का आदान प्रदान करें वो संचार कहलाएंगे। सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार। ठीक है, अब साधन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो संचार के जो साधन हैं संचार के, वो है निजी संचार, जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, हमारे जो प्रेस है, मीडिया वाले हैं, ठीक है, सिनेमा है आदि, जो देश के समूह संचार के साधन हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐसा लिखिएगा, देश के प्रमुख संचार के साधन हैं। थोड़ी सी यहाँ पर कोचिंग में जब लिखवाया था बच्चों को तो उन्होंने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने सुधरा दिया, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे के प्रश्नों को पढ़ते हैं। चलिए अब अगला है डिजिटल भारत क्या है? ठीक है, डिजिटल भारत, डिजिटल जो भारत है वो ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत क्या एक तरह का कार्यक्रम है। अब किसके लिए? कि जो हमारा भारत है उस पर ज्ञान आधारित परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है, तैयार करने का एक माध्यम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? भारतीय प्रतिभा प्लस सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि इनको दोनों को मिलाकर कल का जो आने वाला भारत है, ठीक है, उसमें होने वाले परिवर्तनों को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर, यानी कि तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। ठीक है, सिंपल है। डिजिटल भारत वास्तव में है क्या? डिजिटल भारत जो है ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल तरह कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो IT प्लस IT, यानी कि इसका मतलब भारतीय प्रतिभा प्लस सूचना प्रौद्योगिकी, यह अर्थात कल का जो आने वाला भारत है उसमें होने वाले परिवर्तनों को समझना है, साथ ही साथ तकनीक को केंद्रों में रखकर ध्यान बदलाव लाना है। ठीक है, इतना ही लिखिएगा, 2 नंबर का आता है वो तो। ठीक है, इसी के आगे वाला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका खाली था इसलिए वहाँ से बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब है बंदरगाह और पत्तन। देखिए, समुद्री जो मार्गी में जहाज लाते और ले जाते हैं उनमें 2 तरह के स्थान रहते हैं। एक तरह को हम कह सकते हैं हमारा जो आराम करने का, ठहरने का स्थान रहेगा वो 2 तरह का रहेगा, एक तो बंदरगाह और दूसरा पत्तन। देखो, बंदरगाह सोने बैठने की व्यवस्था होगी बीच में, जो भी इंदौर में रुकेगा वो भले उज्जैन में रुके, ठीक है, सॉरी उज्जैन नहीं, बीच में भले वहाँ वो समझ में आ रहा है आपको, आष्टा में रुके या कहीं पर भी रुकेगा बीच में, लेकिन ना तो भोपाल ना उज्जैन, जो बीच का जो रास्ता है उसमें यदि बीच रास्ते में कोई सी भी चीज़ बनाई ठहरने की तो वो कहलाएगी आपकी बंदरगाह। ठीक है, क्या है वो? बंदरगाह। और बंदरगाह क्या है? ये प्राकृतिक होते हैं अधिकतर, क्योंकि इनको समुद्र के अंदर निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभी किया भी जा सकता कई जगहों पर। ठीक है, लेकिन अधिकतर ये पहले से ही होंगे आप, क्योंकि यहाँ पर ये जो समुद्र वाली बात चल रही तो समुद्र में आप सब जानते ही हैं, ठीक, उसमें बीच में कौन बनाया जाएगा? हालांकि अब नई नई टेक्नोलॉजी द्वारा बनने लग गए, पर पहले से थे मौजूदगी में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जलयानों और जहाज़ों के तट पर आने जाने और ठहरने के स्थान को क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। समझ में आ गया? बंदरगाह कि जो जलयानों है और जहाज है उनके तट पर आने जाने के और ठहरने के स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। जबकि पत्तन क्या है? पत्तन है कि समुद्र तट का वहाँ स्थान जहाँ जहाज में माल लादने का और उतारने का कार्य करता है, उसे कहते हैं पत्तन। ठीक है, बंदरगाह जो है चूँकि समुद्र के भीतर रहेंगे अधिकतर, तो जल की गहराई इनमें अधिक होती है, लेकिन पत्तन में जल की गहराई अधिक नहीं होती है, क्योंकि कहाँ पर आप सामान उतार लाओगे जहाँ पर समुद्र की कब होगा गहरा?
ये प्राकृतिक होते हैं तथा इनका निर्माण भी किया जा सकता है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं होते क्योंकि इनको बनाया जाता है कि कहाँ से हमें माल उतारना है, बढ़िया बाकायदे जैसे रेलवे स्टेशन रहता है ना, इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है भैया, 3 अंतर है, 2 अंतर वैसे आते हैं। ठीक है, जलयानों और जहाज़ों के तट पर आने जाने और ठहरने के स्थान को बंदरगाह, और ऐसा स्थल जहाँ से माल को लादेंगे और उतारेंगे उसे कहेंगे पतन। बंदरगाह में जल की गहराई अधिक होगी, पतन में जल की गहराई नहीं होती है। ये प्राकृतिक होते हैं, इनका निर्माण भी किया जा सकता है, ये प्राकृतिक नहीं होते, इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, जबकि ये प्राकृतिक होते, ये प्राकृतिक नहीं होते, कुल मिलाकर बात ये है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कार्नला क्या था? कार्नला नाम में ही लग रहा है, कार्नला, ला का मतलब था नियम, कानून। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि जो पहले आपने देखा होगा जो किसान थे वो बहुत बड़े बड़े किसान थे, यानी कि उनके पास जमीन है ना, हजार एकड़, 10,000 एकड़, 5,000 एकड़ है। आज तो 2 एकड़ 3 एकड़ से आता नहीं, हेक्टेयर 3 एकड़, 3 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, बस इससे आता नहीं। ठीक है, पर लेकिन पहले जो ब्रिटिश सरकार के ज़माने में जनता कम थी और किसान भी कम थे। ठीक, जनता कम थी, किसान स्वाभाविक कम होंगे, तो क्या हुआ था कि बहुत सारे जमीनों के हमारे भूस्वामी थे, भूस्वामी मतलब जमीन के मालिक है ना, किसान बड़े बड़े। अब उन्होंने क्या किया, मक्का का जो आयात हो रहा था, आयात का मतलब क्या होगा, बाहर से मंगवाना, उस पर पाबंदी लगवा दी, क्योंकि वो बड़े बड़े थे, वो सरकार पर दबाव डाला, उन्होंने पाबंदी लगवाई। ठीक है, सरकार पर प्रेशर डाला, जिससे क्या हुआ था कि सरकार उनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक नियम लाई, जिसके कारण उन्होंने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिससे क्या फायदा था किसानों को कि उनकी मक्का का भाव बढ़े। ठीक है, जब उनको अधिक भाव मिलेगा तो पैसे अधिक मिलेंगे, इसलिए कर रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में, ठीक है, मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यहां पाबंदी लगाई उसे ही कार्न लॉ कहते हैं। उस कानून को क्या कहते हैं, कार्न लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये प्रश्न था कार्न लॉ क्या है, समझ में आ चुका होगा कि ब्रिटिश सरकार ने बड़े बड़े जो भूस्वामी थे उनके दबाव में रहकर मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी, मक्का बाहर से मंगवाना बंद कर दिया। तो जिन कानूनों के सहारे यहाँ पाबंदी लगाई थी सरकार ने, उन्हें ही क्या कहते हैं, कार्न लॉ का नाम से जानते हैं। समझ में आया इतना? चलिए, इसके बाद में अब इसी के अथवा में आयात शुल्क से क्या आशय। देखिए, आयात शुल्क जिस तरह से हम जो हमारे कोई भी वस्तु मंगाते हैं और उसके ऊपर जो जीएसटी लगती है, ठीक है, जैसे हमने देश के अंदर मंगाया सामान या कोई भी बाहर से मंगाए तो भी जीएसटी लगेगी। लेकिन ये आयात शुल्क का मतलब ये है कि जो हमारी बॉर्डर के ऊपर हमने जैसे अमेरिका से कोई माल मंगवाया और माल मंगाने के बाद में जो बॉर्डर के ऊपर जो भारत में जैसे अंदर घुसेगा तो वहाँ पर बॉर्डर पर एक शुल्क लगेगा, जिसे ही हम कहेंगे आयात शुल्क, टैक्स। ठीक है, तो आयात शुल्क जो है किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क है। आयात शुल्क क्या है, जब कोई भी दूसरे राष्ट्र से आने वाली वस्तु है उन पर वसूल किए जाने वाला टैक्स शुल्क ही आयात शुल्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ कर या फिर ये शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वहां वस्तु देश में अंदर आती है। मैंने कह दिया बॉर्डर पर, अर्थात सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर, 3 जगहों पर आयात शुल्क लिए जाते हैं। ध्यान रखना तीनों बातों को। आयात शुल्क कहाँ कहाँ पर लिए जाते, तो सीमा पर, बॉर्डर पर हो गया, बंदरगाह पर और हवाई अड्डे पर। इतना क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत ही। ठीक है, अगला है औद्योगिक मजदूर से क्या आशय है। औद्योगिक मजदूर, देखिए उद्योगों में यानी कारखानों में काम करने वाले मजदूर ही क्या कहलाते हैं, औद्योगिक मजदूर कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जो भी कंपनियों में जो काम करने वाले, ठीक है, हेल्पर होने रहेंगे, जिसे हम हेल्पर कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, औद्योगिक मजदूर। जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों से होता है। यानी हम इसको परिभाषा के रूप में भी डालना चाहे तो इस तरह लिख दीजिएगा कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को ही, ठीक है, औद्योगिक मजदूर कहा जाता है। ठीक है, लिख सकते हैं आप। इसी के अथवा में सेठ हुक्म चंद कौन थे, तो भैया ये मारवाड़ी व्यवसायी थे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं
व्यापारियों में सबसे ज़्यादा दिमाग जो तेज तर्राट रहते हैं वो मारवाड़ियों का ही चलता है। तो सेठ हुकुमचंद जो थे 1917 में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी थे। ठीक है, 1917 में क्या किया इन्होंने, कलकत्ता में इन्होंने देश की पहली जूट मिल लगाई और ऐसे मारवाड़ी थे जिन्होंने चीन के साथ भी व्यापार किया था। देखिए 2 नंबर में आता है, तो ज़्यादा आपको बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है भैया। ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें और इसी उद्देश्य से हम मेहनत भी कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 है, वेलम क्या है। मेरी जवाबदारी है आपको वार्षिक में टॉपर बनाने की। आप केवल जो चीज़ें बताई जा रही है उन्हें, देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है सारी चीज़ें कंप्लीट करने में, तो बिल्कुल जल्दी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कंप्लीट करिए। वेलम, देखिए वेलम क्या है, चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन सतह है। जो जानवर हैं उनके चमड़ों से बनी हुई, जैसे हमारे जो कागज है, ये कागज किससे बना है, बांस से इनसे बना है। ठीक है, तो जो वेलम है वो वेलम क्या है, चर्मपत्र या फिर हम बोल सकते हैं जानवरों के चमड़े से बनी हुई एक लेखन सतह रहेगी, उसे हम वेलम के नाम से जाना जाता है। इसी के अथवा में है उल्मा और फतवा से क्या आशय। तो उल्मा के किसको कहेंगे, देखिए इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को उल्मा कहलाते हैं। ठीक है, इस्लामी कानून जानते थे उनके विद्वानों को क्या कहा जाता था, उल्मा। ठीक है, इस्लामी कानून जानने वाले। फतवा किसे कहते हैं, फिर ध्यान से दीजिए, अनिश्चय और या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान जो थे वहाँ मुक्ति के द्वारा, ठीक है, मुक्ति के द्वारा जाने वाले वैधानिक घोषणा को, ठीक है, फतवा कहते हैं। मतलब जो अनिश्चय या कोई सी असमंजस की घटना होती थी उसमें कोई भी जो उल्मा होते यानी इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान, वो विद्वान कोई भी जो बातें कहते थे उसको क्या कहते थे, फतवा। ठीक है, वो घोषणा कोई भी बात की करते थे। चलिए अगला है, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है। त्रिपिटिका कोरियाना 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना उंडलोस्क मुद्रा के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। ठीक है, तो ये 15 है, बहुत सिंपल है, छोटा सा था। ठीक है, यहाँ पर आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए। ठीक है, पंचांग याद कर लीजिएगा इसे। चांद सूरज की गति, ध्यान समझिए, पंचांग क्या है, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अहम जानकारी देने वाला जो पंचांग है उसे कहते हैं वार्षिक पंचांग, या पंचांग भी कहते हैं, वार्षिक पंचांग भी कहते हैं। जो हमारे, ठीक है, ब्राह्मण जो समाज के गुरुजी होने रहते हैं, वो गुरुजी जो जिन चीज़ों को से हमको सब मिति तिथि बताते हैं, ठीक है, कि आज, ठीक है, 11 से या अम्मा से, ठीक है, जो भी चीज़ है वो आपकी जो क्या, चांद सूरज की जो गति, ज्वार भाटा के समय, ठीक है, और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी अहम जानकारियां देना ही क्या कहलाता है, वार्षिक पंचांग कहलाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं। देखिए नाम में ही लग रहा है, हेडिंग में ही, ऐसा समाज को हम कहेंगे, ठीक है, ऐसे समाज को हम ज्ञान आधारित समाज कहेंगे जिसपे जो सारी क्रियाएं होगी, जो सारे कार्य होंगे, जो सारे हमारे द्वारा कर्म किए जाएंगे, वो सारे कर्म किसके द्वारा किए जाएंगे, ज्ञान पर के आधार पर, यानी नॉलेज के आधार पर कोई भी काम करेंगे। ठीक है, उस समाज को हम कहेंगे ज्ञान आधारित समाज। देखिए 2 नंबर का सिंपल है, देखते समझते हैं। वहाँ समाज जिसमें सभी क्रियाएं उपलब्ध ज्ञान के आधार पर होती हैं, ऐसा समाज जिसमें सभी क्रियाएं कैसी होती है, उपलब्ध ज्ञान के आधार पर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान आधारित समाज कहते हैं। दूर संचार तकनीक के विस्तार से ज्ञान आधारित समाज की धारणा का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, दूर संचार तकनीक जो है हमारी आजकल जो टेक्नोलॉजी चली नई नई, उनके कारण ज्ञान आधारित समाज का विस्तार ज़्यादा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा है, बस इतना सा लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधोसंरचना किसे कहते हैं। अधोसंरचना देखिए एक तरह की सुविधाएं हैं या क्रियाएं हैं जिनको हम अधोसंरचना कहेंगे।
सारी चीज, जैसे उदाहरण समझिए, ऊर्जा परिवहन के साधन, बांध, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यानी कि शिक्षा विभाग, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब क्या है? अधोसंरचना है। जैसे किस तरह बोलेंगे कि वे सुविधाएं एवं क्रियाएं, ऐसी सुविधाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती हैं। वे सुविधाएं और वे क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती है उसे हम अधोसंरचना कहते हैं। जैसे ऊर्जा परिवहन के साधन, बांध, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे अच्छे से कंप्लीट भी कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो है, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? ऐसे कौन से उद्योग है जिन पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा? तो बैटरी जो है, ठीक है, देखो वैश्वीकरण का मतलब है, वैश्वीकरण का मतलब ये है कि जो संपूर्ण राष्ट्र है वो एक इकाई के रूप में कार्य करेंगे, यानी सारे देश मिलकर, कोई सा भी देश जैसे पाकिस्तान या अमेरिका है तो अमेरिका में जाकर मैं कंपनी खोल सकता हूँ, वहाँ के देश वाला आके यहाँ पर कंपनी खोल सकता है। ये सारे जो देश मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करेंगे, सबका उद्देश्य यही होगा कि देश को आगे बढ़ाए। ठीक है, ठीक है भैया, सारे राष्ट्र मिलकर आगे बढ़े। तो इसके कारण इसका बुरा प्रभाव किस पे पड़ा? बुरा प्रभाव ये पड़ा कि जो बैटरी है, ठीक है, संधारित्र है यानी कि जो सेल है, प्लास्टिक और खिलौने हैं, टायर है, डेयरी उत्पाद है, डेयरियों के उत्पादक, खाद्य तेल है, इन सभी के ऐसे उदाहरण हैं जो ये जो बदलता हुआ दौर है, इस बदलते हुए दौर में कंपटीशन के सामने टिक नहीं पाए। आज बैटरी को कौन लाना चाहता? 24 घंटे लाइट हो गई, ठीक है, खत्म हो गया, समझ गए आप। सेल, पहले वो सेल वाली बैटरी चलती थी, कितनी चलती थी, अब चल रही क्या? नहीं चल रही। ठीक है, खिलौने भी तरह तरह के खत्म होते जा रहे हैं, अलग अलग तरह के खिलौने आ गए। ठीक है भैया, टायर उद्योग में भी कमी आ गई क्योंकि अब ऐसे टायर जो पंचर ही नहीं हो रहे धीरे धीरे। डेयरी उत्पाद, ठीक है, डेयरी के जो उत्पाद हैं वो भी खत्म, धीरे धीरे नष्ट हो रहे। तो ये जो है ये क्या है? इसे उदाहरण है जहां प्रतिस्पर्धा के कारण ये छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी हुई है, यानी ये पूरी तरह बंद होने के कगार पर हो गए। कई इकाइयां तो बंद हो गई हैं और जिनके चलते अनेक जो श्रमिक है वो बेरोजगार हो गए हैं। तो इतना लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 था आपका। वर्ष 1991 से पूर्व भारत की जो विदेशी व्यापार की नीति क्या थी, वहां देखते हैं। जो 1991 है उस तक आयातों पर नियंत्रण रखा गया था, यानी बाहर से कोई भी आइटम या कोई भी वस्तु नहीं मंगाई जाएगी। इस अवधि में केवल अनिवार्य वस्तुएं जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम का ही मुख्य रूप से आयात किया गया। ध्यान से समझिएगा, क्या बोला है मैंने कि वर्ष 1991 तक आयातों पर नियंत्रण रखा गया। इस अवधि में केवल अनिवार्य वस्तुओं का ही मुख्य रूप से आयात किया गया। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने रखने के लिए और संरक्षण की नीति को अपनाया गया। यानी कि जो बाहर से जो देखिए कंपटीशन आज बढ़ रहा है, आप समझ रहे, जैसे चीन का माल आ रहा है भारत में, तो वहाँ के जो आइटम है खिलौने हैं, जो हमारे देश में खिलौने हैं वो यदि 5,000 के मिलते तो वही आइटम वो आपको उससे ज़्यादा सुविधा है 2,000 वाले आइटम में दे देगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, जो बाहर के जो कंपटीशन की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए ऐसा किया गया था कि ताकि देश का पैसा देश में ही रहे, इसलिए ये विदेशी व्यापार नीति अपनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ गया था कि वर्ष 1991 तक आयातों पर नियंत्रण रखा गया। इस अवधि में केवल अनिवार्य वस्तुएं जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम का ही मुख्य रूप से आयात किया गया। देश के जो उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने रखने के लिए संरक्षण की नीति को अपनाया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि इस अवधि में व्यापार जो है वो बहुत ही धीमी गति से चला। ठीक है, क्योंकि बाहर से अब जब आइटम नहीं तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ठीक है भैया, तो ये इसका आंसर था, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता क्या है, यहां मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो समझते हैं जैव विविधता क्या है। देखिए इसका जो आंसर है आप यहां से देखिएगा, क्योंकि यहां पर सिंपल लैंग्वेज में है। देखिए जैव विविधता का मतलब क्या है
किसी भी जो प्राकृतिक प्रदेश है उनमें पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतु, ध्यान समझिए, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा जो पालतू जीव जंतु है, ध्यान समझिए, जंगली और पालतू जीव जंतु पूरे आ गए, साथ ही साथ पेड़ पौधे, इनकी जो प्रजातियां है इनकी अधिकता को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। यानी कि पेड़ पौधे भी आ गए और सारे के सारे जीव जंतु भी आ गए, इनकी सभी की जो उपलब्धता है, इनकी अधिकता है, इनकी बहुलता है, इसी को ही कहते हैं जैव विविधता। ठीक है भैया, सिंपल है। तो 2 नंबर में इतना सा लिखना है आपको। और आगे का जो प्रश्न बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे चीज आ गए इसमें। देखिए मनुष्य भी आ गए, यानी कि जीव जंतु भी आ गए, पालतू जीव जंतु भी आ गए, जंगली भी आ गए, साथ साथ पेड़ पौधे भी आ गए। तो यानी कि ये जो है मानव की जो अनेक आवश्यकता होगी, जैसे पेड़ पौधे से आवश्यकता पूरी होती है, आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे या फिर फसल है जो इनके कारण ही तो क्या होता है, मनुष्य का जीवन चक्र टिका हुआ है। तो जैव विविधता के कारण ही मनुष्य को अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिससे उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है। यानी कि ये सारी चीज़ें, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो मानव का अस्तित्व ही क्या रहेगा, तो जिससे उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहता है। अतः जैव विविधता जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भैया, क्या लिखोगे आप कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो प्रजातियों की अधिकता है उसी को ही जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। अब जैव विविधता के कारण मानव को अनेक प्रकार की वस्तुएं, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राप्त होती है, जिससे उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ रहता है। अतः हम कह सकते हैं जैव विविधता जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।